ये खूबसूरत सी तस्वीर आपकी स्क्रीन पर, जिसमें गवर्नमेंट बहुत खुश होके हेल्थ, एजुकेशन, हाउसिंग एंड वर्क, इन 4 पौधों को पानी दे रही है। और भी बहुत सारे पौधे हैं आगे। और जनता जनार्दन जो खड़ी है सामने चहकती हुई, जिसमें दादा हैं, दादी हैं, मम्मी हैं, पापा हैं, मुन्ना है, बिटिया है, सब चहक रहे हैं, खुश हो रहे हैं कि ये पौधे बड़े होंगे और हम इनके फल खाएंगे। लेकिन एक सेकंड, ये गवर्नमेंट के हाथ में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, ये क्या अला बला है भाई। अब आप सोच रहे होंगे कि शायद कुछ ऐसा है जिससे गवर्नमेंट हमें ये पानी दे रही है। अगर ये ना हो तो क्या गवर्नमेंट इन पौधों को पानी देगी, आपको ये सारी फैसिलिटीज़ देगी? और अगर ये हैं तो क्या गवर्नमेंट सच में आपको पानी देती है, ये सारी फैसिलिटीज़ मिलती हैं? क्या गवर्नमेंट के पास पानी नहीं है या गवर्नमेंट की नीयत नहीं है? अगर नीयत नहीं है तो आप क्या करेंगे? क्या आप गवर्नमेंट से छीन सकते हैं? क्या कुछ कोर्ट में जा सकते हैं, जैसे फंडामेंटल राइट्स में आपने देखा? ये सारे के सारे सवालों के जवाब इस वीडियो में मिलेंगे। जी हाँ दोस्तों, बने रहिए अंत तक। नमस्कार दोस्तों, मैं हेमंत कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद हेमंत पर। और मैं जल्दी से बता दूं, जो लोग नए हैं, रोज़ शाम को 7:15 बजे हमारी न्यू वीडियो आती है, तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, आगे बढ़ने में सपोर्ट करें। आज का टॉपिक है पार्ट 1 ऑफ चैप्टर 10 डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। नई सुबह, नई शाम, नया चैप्टर। और देखिए, सारी मज़ेदार जानकारी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ मिलेगी। आज के चैप्टर में पहले हम कॉन्सेप्ट्स को देखेंगे बढ़िया ढंग से, ताकि नींव बने मजबूत वाली। दोस्तों चलते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी पे। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं दिशा निर्देश जो हमारा संविधान देता है स्टेट को, यानी सरकार को। और ये स्टेट क्या है, फंडामेंटल राइट्स में मैंने आपको बताया था, आर्टिकल नंबर 12 में जो स्टेट की परिभाषा दी गई है, यहाँ पे भी आर्टिकल नंबर 36 में वही परिभाषा दी गई है। वही वाला स्टेट है ये, कुछ अलग नहीं है। जैसा मैंने ऑलरेडी पुरानी वीडियोज़ में मल्टीपल टाइम्स बताया है कि जो स्टेट की परिभाषा, जब भी जिस चैप्टर की बात होगी तो स्टेट उसको रेफर किया जा रहा है। जैसे फंडामेंटल राइट्स में फंडामेंटल राइट्स की बात हो रही है कि गवर्नमेंट जब फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात करे तो सरकार वही है। अगर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, यहाँ पे भी वही स्टेट है। हो सकता है वो स्टेट, जब आपके स्टेट की बात हो रही है, आपके राज्य की, तो वो वाली स्टेट का मीनिंग यही है। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की बात हो रही है तब स्टेट यही है। तो स्टेट की परिभाषा आर्टिकल 12 एंड आर्टिकल 36 सेम। अब डीपीएसपी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 36 से लेके 51 तक दिए गए हैं, 36 से लेके 51 तक। आइडिया है जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी का, ये हमने कहाँ से लिया? आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन, आयरलैंड से। और आयरलैंड का भी भाई अपना नहीं है, उन्होंने भी स्पेन से लिया था, स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन से। और 1937 में इन्हें इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस भी कहा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के अंडर, जो अंग्रेज़ों ने उस टाइम पे, और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने भी इसे इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस इसलिए कहा गया है कि जैसे फंडामेंटल राइट जितने इंपॉर्टेंट हैं, वैसे ही दिशा निर्देश गवर्नमेंट को इससे मिलते हैं। तो फंडामेंटल राइट आपको, आपके पास हैं ताकि आप एक बेहतर ज़िंदगी जी सकें, और संविधान का वो बेस है, जैसा हमने पुराने चैप्टर में पढ़ा। अब आगे चलते हैं। आर्टिकल नंबर 37 ये डील करता है विद एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल्स कंटेन्ड इन दिस पार्ट। जो भी इस की सारी एप्लीकेशंस हैं कि स्टेट कैसे वेलफेयर स्टेट बनाए, जो देश है, गवर्नमेंट है, वो एक वेलफेयर स्टेट स्थापित करे आपके लिए, ये उसका काम है। और इसके कुछ नेचर की बात करें तो ये नॉन जस्टिसेबल है। नॉन जस्टिसेबल मतलब जैसे फंडामेंटल राइट्स थे जस्टिसेबल, मतलब अगर उनका हनन होता है, वो आपको, आपके भंग हो रहे हैं फंडामेंटल राइट्स, तो आप कोर्ट जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जैसा हमने पढ़ा। यहाँ पे आप कोर्ट नहीं जा पाएंगे। तो अब आपके मन में सीधा सीधा तो सवाल उठेगा कि यार, अगर स्टेट कोर्ट नहीं जा सकते, सरकार को ये दिशा निर्देश है, सरकार तो वैसे ही बहुत पावरफुल है, वो उसको लागू करे ना करे उसकी मर्जी, तो फिर मतलब क्या रह गया इनका? मतलब देखिए दोस्तों, ऐसा है, गवर्नमेंट के पास 2 चीज़ें होनी चाहिए। एक उसकी मंशा, एक उसके पास साधन। मतलब उसकी इंटेंशन क्या है, इंटेंट क्या है, और उसके पास रिसोर्सेज क्या हैं। अब ये अगर स्टार्टिंग में जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना, फंडामेंटल राइट्स एक ऑटोमेटिकली आपको दे दिए गए, उसके लिए गवर्नमेंट को कुछ पैसा नहीं खर्च करना, आपको दे दिए कि आप ऐसे ऐसे रह सकते हैं, खा पी सकते हैं, अपनी ज़िंदगी जी सकते हैं। आपने सब कुछ पढ़ा, धर्म की आज़ादी है, आपको हर तरह की आज़ादी है, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के लिए तैयारी करें, कुछ करें। लेकिन यहाँ पे गवर्नमेंट को रिसोर्सेज चाहिए।
आपके लिए बुढ़ापा पेंशन लगानी है, आपके बुज़ुर्गों के लिए, बच्चों के लिए फ्री स्कूलिंग है, तो टीचर्स की सैलरी, सारी चीज़ें, वो रिसोर्सेज चाहिए, उसके लिए पैसा चाहिए। अगर वो गवर्नमेंट के पास उतना नहीं होगा, कमिटमेंट कर दी और ऊपर से कह दिया कि लोग कोर्ट चले जाएं, हर दूसरा व्यक्ति कोर्ट में है और गवर्नमेंट, देश कटघरे में खड़ा है। ये डिपेंड करता है हर एक स्टेट टू स्टेट, कहाँ पे क्या रिसोर्सेज हैं, कैसे गवर्नमेंट उनको इम्प्लीमेंट करेगी। और बहुत जगह ऐसा भी है गवर्नमेंट के पास रिसोर्सेज हैं लेकिन उनकी इंटेंशन नहीं है। जैसा आप देखते हैं जब भी इलेक्शंस आते हैं तो एक मैनिफेस्टो आता है कि हमारा जो घोषणा पत्र है वो ये है, हम ये करेंगे, घर घर में पानी पहुंचेगा, गांव गांव में आपके सरपंच साहब ये कहते हैं, काउंसलर हैं, ठीक है, चाहे वो विधानसभा इलेक्शंस आए, लोकसभा आए, तो सारे के सारे जो उम्मीदवार हैं वो यही आपको घोषणा करते हैं कि भाई हमारा घोषणा पत्र ये है, आपकी ज़िंदगी बदल देंगे, बुढ़ापा पेंशन सबको मिलेगी, डबल कर देंगे, फ्रीडम फाइटर वालों को ये देंगे, ठीक है, बच्चों के लिए ये देंगे। इतनी सारी अनाउंसमेंट्स हो जाती हैं लुभावनी, और आप सोचते हैं कि अब ये सब मिलेगा। अब ये सब मिलेगा, अगर वो नहीं मिला तो आप क्या करेंगे? तो क्या आप कोर्ट जा पाएंगे? वो सारी की सारी चीज़ें अगर वो नहीं भी दी गवर्नमेंट ने तो आप कोर्ट नहीं जा पाएंगे। अब इसमें क्या है कि अगर गवर्नमेंट जो है तो गवर्नमेंट जो है वो आपको ये सारी चीज़ें अगर नहीं भी देगी तो आप कोर्ट तो नहीं जा पाए। अब आपके हाथ में क्या है? फिर आपके हाथ में आपकी वोट, वो आपके पास है। देखिए, कभी भी आपने देखा होगा मूवीज़ के अंदर भी, भाई और बहनों हम ऐसे आ रहे हैं, दोस्तों कृपया वोट दें, मुन्ना लाल जी को जिताएं, देश को आगे बढ़ाएं, अपने मोहल्ले को स्वच्छ बनाएं, ऐसी ऐसी बातें आती हैं। तो अगली बार जब 5 साल पूरे हो जाएंगे तो उनके ऊपर एक पॉलिटिकल सैंक्शन, लोगों की पब्लिक सैंक्शन, वो प्रतिबंध कि भाई अगली बार ये जनता जनार्दन पावर से हटा देगी, कुछ नहीं हाथ आने वाला। तो इसीलिए उनके ऊपर एक मॉरल ड्यूटी रहती है उनकी कि हमने ऐसा वेलफेयर स्टेट बनाना है, तभी हम सत्ता में आ पाएंगे, नहीं तो हम सत्ता में नहीं आएंगे। और जो जेब भरने में लग गए तो जनता फिर उनको साइड भी कर देती है। तो इसलिए कोर्ट में नहीं जा पाएंगे, क्योंकि कई बार ऐसा है गवर्नमेंट बहुत अच्छी आ गई, मंशा है उनकी, लेकिन उससे पीछे वालों ने इतना कचरा फैला रखा है भाई, वो रायता साफ करते 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 उनकी 1 टेन्योर 2 टेन्योर तो वैसे ही निकल जाएंगे। अब आप देखिए, बैकलॉग्स को क्लियर करते करते किसी ने, बच्चे ने एग्ज़ाम्स दिए और उसकी 5-6 सब्जेक्ट्स में से 4 कंपार्टमेंट आ गई, ठीक है, और उसके बाद अगले सेमेस्टर में फिर आ गई, तो पूरा भाई साहब 1-2 साल एक्स्ट्रा निकल जाएगा उनको क्लियर करते करते। आगे तो तब बढ़ेगा, वो पुरानी बैकलॉग नहीं क्लियर होने देंगी। अगर ऐसे में मंशा तो है गवर्नमेंट के, रिसोर्सेज नहीं है और कमिटमेंट की है भी अंदर, पावर में तो एटलीस्ट आएँ, थोड़ी बहुत ही झूठ भी बोल लें, बट पावर में आएंगे तो ही कुछ बेहतर कर पाएंगे। तो कई सारी सिचुएशंस हैं, इसलिए ऐसा होता है। मैं इतनी डिटेल में इसलिए बता रहा हूँ, आगे आने वाली वीडियोस में जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो आपको कॉन्सेप्ट जो एकदम पानी की तरह क्लियर हो, आधे आंसर्स आप खुद दे पाएंगे, रट्टे नहीं मारने पड़ेंगे आपको एक एक आर्टिकल के। यहाँ पे इसमें एक एक आर्टिकल बड़ा इंपॉर्टेंट है। सो दोस्तों, अब आगे चलते हैं। अब इसमें दिया गया है आर्टिकल 37 इटसेल्फ दीज प्रिंसिपल्स की फंडामेंटल है इन द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री, इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू अप्लाई दीज प्रिंसिपल्स इन मेकिंग लॉज, कि जब भी वो कानून बनाएं तो इन प्रिंसिपल्स को, इन सिद्धांतों को लागू करें। और एक कॉन्सेप्ट है वेलफेयर स्टेट का, उसको बनाया जाए। उसके बाद आर्टिकल 38, इससे पहले मैं आपको लेके चलूंगा कि इस डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को 3 भागों में बांटा गया है। वो 3 भाग क्या है, मैंने कुछ चार्ट्स बनाए हैं आपके लिए, ये देखते हैं हम लोग। ये है सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स, एक भाग ये हो गया। पार्ट 2 हो गया आपका गांधीयन प्रिंसिपल्स। पार्ट 3 आपका हो गया लिबरल एंड इंटेलेक्चुअल, ऊपर लिबरल के साथ आप इंटेलेक्चुअल ऐड कर लें। तीसरा हो गया भाग ये जो इनके अंडर आर्टिकल्स हैं हम उसकी बात करेंगे। अब इस पे चलते हैं कि सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स क्या हैं। सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स का मेन रोल था कि एक वेलफेयर स्टेट क्रिएट करना। जैसे कि आर्टिकल 38, इसमें पहला आर्टिकल जो आता है वो क्या कहता है, प्रमोट सोशल वेलफेयर और मिनिमाइज द इनइक्वालिटी इन इनकम, स्टेटस, अपॉर्चुनिटीज, फैसिलिटीज़, कि सोशल वेलफेयर हो सबका, उसको बढ़ावा दिया जाए और मिनिमाइज की जाए इनइक्वालिटी, जो बराबरी नहीं है, असमानता है इनकम में, आपका स्टेटस है, जो आपको मौके मिल रहे हैं वो सबको बराबर मिले। 39 नंबर आर्टिकल आता है, वो कहता है कि एडुकेट मीन्स हो लाइवलीहुड के, कि भाई रोज़गार तो ढंग से मिले, पहले लाइवलीहुड के, आजीविका के सही से साधन हों, काम नहीं मिलेगा तो लाइफ कैसे चलेगी। फिर 2, फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ,
अब काम रोज़गार दें, लेकिन ऐसा ना हो कि किसी एक को इतना पैम्पर कर दें, किसी इंडस्ट्री को, किसी बड़े कॉरपोरेट को, कि सारा का सारा पैसा उधर ही लग रहा है गवर्नमेंट का। तो पॉलिसी इस हिसाब से हो कि वेल्थ इक्वली पॉजिटिवली डिस्ट्रीब्यूट हो, मोनोपोली किसी की ना हो। तीसरा है इक्वल पे फॉर द इक्वल वर्क, कि बराबर काम बराबर मौके। ये अगर पार्ट 17 मैंने जो वीडियो का बनाया था, आप उसमें इसको देखें, पुराना चैप्टर फंडामेंटल राइट्स, बहुत अच्छे से मैंने केस के साथ, सुप्रीम कोर्ट में जो केस गया वो उससे मैंने एक्सप्लेन किया था आपको। और फिर बाद में इसको आपकी फंडामेंटल DPSP से ये फंडामेंटल राइट में कन्वर्ट कर दिया गया कि भाई इतना इंपॉर्टेंट है। तो इसके बाद देखिए 39A फ्री लीगल एड की बात हो रही है यहाँ पे। फ्री लीगल एड की, जैसे कि 22 नंबर में हमने पढ़ा था, जो राइट टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट डिटेंशन, कि आपको डिटेन किया जाएगा, अरेस्ट के अगेंस्ट आपको राइट मिलते हैं, तो आप किसी वकील को हायर कर पाते हैं। तो वो क्रिमिनल केसेस के लिए हो गया। बहुत सारे केस और भी हैं भाई, सिविल केसेस भी हैं, घर में झगड़ा हो गया, पत्नी के साथ हो गया, पड़ोस के साथ हो गया, तो ऐसे केसेस के अंदर भी आपको फ्री लीगल एड मिलेगी और ये आपको प्रोटेक्ट करेगी। ये प्रावधान इसमें दिया गया है। उसके बाद 40 नंबर इसमें नहीं आ रहा, वो गांधीन प्रिंसिपल्स में आएगा। हम इसकी बात कर लें पहले 41 की। वो है प्रोवाइड द सिटीजन्स विद दी, जो आपके नागरिक हैं उनको क्या क्या मिले, राइट टू वर्क मिले, राइट टू एजुकेशन, 3 असिस्टेंस इन दी अनएम्प्लॉयमेंट, ओल्ड एज, डिजीज एंड अदर डिसेबिलिटीज़। काम करने का अधिकार मिले भाई। जैसे इसी के तहत आप जैसे मनरेगा में भी जब अप्लाई करते हो, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट एक्ट, 15 दिन जब भी आपने अप्लाई किया तो 15 दिन के अंदर अंदर आपको काम मिलना चाहिए, और 1 साल के अंदर 100 दिन का मिनिमम एम्प्लॉयमेंट आपको मिलेगा। गांव में जो भी आप देखते हैं शॉर्ट फॉर्म में कहीं कहते हैं नरेगा हटा देते हैं, तो नरेगा ये वही है। मनरेगा के अंदर जो पैसा मिलता है आपको, कि काम मिल गया, कुछ भी गांव की कुछ सड़कें ठीक होनी है, कहीं कुछ नाले हैं उनकी कोई रिपेयर है, कुछ भी गांव का काम है, तो उससे गांव में रोज़गार मिल गया, कुछ उनको को रोज़ी रोटी का साधन मिल गया। सेकंड आ गया राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार है भाई। बच्चों को जैसा बताया कि 6 से 14 साल के बच्चे, पहले 0 से 6 ईयर्स तक था, बाद में अमेंडमेंट के साथ उसकी हम आगे बात करेंगे कि 86 अमेंडमेंट एक्ट जो हमने पढ़ी थी 2002, उसके द्वारा एलिमेंट्री एजुकेशन कंपलसरी कर दी गई 6 से 14 साल के बच्चों के लिए, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। प्रीवियस जो हमने फंडामेंटल राइट्स है उसमें भी हमने रीड किया है। तीसरा है असिस्टेंस इन दी अनएम्प्लॉयमेंट, कि जो रोज़गार जिनके पास नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट, उसमें सहायता मिले। ओल्ड एज में बुढ़ापा, तो इसलिए बुढ़ापा पेंशन दी गई है कि उनको मानदेय मिले, कि भाई किसी छोटे मोटे खर्चों के लिए उनको अपने बच्चों की तरफ या फैमिली की तरफ ना देखना पड़े। हारी बीमारी है, डिजीज़ है, तो सिविल हॉस्पिटल्स हैं। अब उसके बाद अदर डिसेबिलिटीज़ हैं। अब हमारी आबादी पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है, तो वहाँ पे अकेले सरकारी हॉस्पिटल्स का भी दोष नहीं है भाई, डॉक्टर्स हैं, अब वो कितना मैनेज करेंगे इतनी पॉपुलेशन को, और लोगों में उतनी अवेयरनेस नहीं है कि हम वहाँ पे साफ़ सफाई रखें एंड चीज़ें करें, तो हमारी बराबर भागीदारी होनी चाहिए। 42 नंबर आर्टिकल, सिक्योरिंग 1 जस्ट एंड ह्यूमेन कंडीशंस फॉर वर्क, कि भाई काम तो मिला लेकिन कंडीशन भी ऐसी हों ह्यूमेन, इंसान भरी। अब जानवरों की तरह हमसे काम ना लिया जाए कि कहने को जी काम दिया है आपको और आप कैसी जगह पे काम कर रहे हैं, साफ़ वहाँ पे हवा भी है या नहीं है, ठीक है, इंसानों वाली कंडीशन है, जस्ट हो। जस्ट मतलब कोई न्याय संगत काम हो भाई, स्मगलिंग का काम ना हो, है ना। पता लगा कि पाकिस्तान में आप काम मांगने जाओ तो आपको लश्कर तोयबा, ठीक है, उनके और जैश मोहम्मद, इनके वहाँ पे मोमिन को वो दाखिला दे दिया, ठीक, आइए जी आपका स्वागत है, और आपको अब ट्रेन किया जाएगा जिहाद के नाम पे। तो ऐसा काम ना मिले, काम मिले जेन्युइन, जो न्याय संगत हो, इज़्ज़तदार काम हो, ह्यूमेन कंडीशन में हो, इंसान भरी कंडीशंस में, और उसका सही से आपको पैसा सैलरी मिले। सेकंड, मैटरनिटी रिलीफ, कि जो कोई लेडी है, मदर बनने वाली है, प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं, उनको सारी फैसिलिटीज़ मिले, ठीक है। और मैटरनिटी रिलीफ, जैसे काम करने वाली महिलाओं को प्रॉपर छुट्टियां मिले ताकि वो अपने बच्चे को जन्म दे सके और उसका पालन पोषण कर सकें, तब तक उनकी जॉब ना जाए। उसके बाद आ गया 43, सिक्योर फॉर द वर्कर्स अ लिविंग वेज, प्रॉपर कंडीशंस ऑफ द वर्क, एंश्योरिंग अ डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ। सिक्योर फॉर द वर्कर्स के लिए लिविंग वेज हो, सही से सैलरी मिले, प्रॉपर कंडीशंस ऑफ वर्क की जो हमने डिस्कस की, एंश्योरिंग द डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ। डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ क्या, कि स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ क्या कहते हैं, कि आप जहाँ पे रह रहे हैं वो साफ़ सुथरी जगह है, पानी पीने का सही मिल रहा है, आने जाने के लिए आपके सही साधन है आपके पास, तब आप कहते हैं ना बहुत अच्छे एरिया में रह रहे हैं, हमारी सोसाइटी लोकेलिटी बहुत अच्छी है, ये वही स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है। आपके पास एंटरटेनमेंट के लिए ठीक ठाक साधन है, ठीक है। और उसके बाद देखें आर्टिकल
43A पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड इंडस्ट्रीज। जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशंस बन रही हैं, इंडस्ट्रीज है, उसमें वर्कर्स की भागीदारी हो। असली दिक्कतें उनको पता है इंडस्ट्रीज में, तो उनकी प्रॉपर इन्वॉल्वमेंट हो। जैसे अभी बीजेपी गवर्नमेंट ने भी किया है ई गवर्नेंस, कि लोग ई गवर्नेंस के थ्रू लोग उसमें पार्टिसिपेट करें। एक मैंने पुरानी वीडियोस में शायद बताया हो, माई गवर्नमेंट ऐप, मैं किसी की सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, किसी के बारे में किसी की साइड नहीं ले रहा हूँ। जो चीज़ें जिसकी अच्छी हैं भाई आपको बोलनी चाहिए, जो बुरी हैं उसको डिसेंट वे में क्रिटिसाइज भी करना चाहिए। सो माई गवर्नमेंट ऐप है, आप उस पर जाके दुनिया भर के कंपटीशंस आते हैं बच्चों के लिए। कोई पोस्टर मेकिंग कंपटीशन है, कोई टैग लाइन बनानी है, कोई ऐसे राइटिंग है, और अच्छे अच्छे फर्स्ट प्राइज़, सेकंड प्राइज़, ये सब चीज़ें हैं। आप अपनी एडवाइस दें, गवर्नमेंट को अच्छी लगेगी, उसको इंप्लीमेंट करेंगे, प्रधानमंत्री आपको दिल्ली बुला के सम्मानित करेंगे। है ना मज़ेदार दोस्तों, पढ़ाई के साथ साथ इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन। उसके बाद 47 नंबर, दैट इज़ रेज लेवल ऑफ द न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन का लेवल भाई, जैसे कि गांव के अंदर जो न्यूट्रिशन, जो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च है ICMR, वो कहती है कि 2400 कैलोरी रूरल सिटीज़न है, गांव में रहने वाले लोग हैं, क्योंकि उनकी कंडीशन टफ हैं, तो 2400 कैलोरीज उनको चाहिए पर डे की। और जो शहर में रहने वाले हैं उनको 2100 कैलोरीज। तो हमारे देश में लेडीज़ में अनीमिया, खून कम होना, इन सब की दिक्कतें बहुत ज़्यादा हैं भाई। बच्चों में रिकेट्स, माल न्यूट्रिशन, अच्छे से उनको खाना नहीं मिलता, उतनी कैलोरीज नहीं मिलती, तो डेवलपमेंट सही नहीं होती, शारीरिक भी मानसिक भी। तो ये दिक्कतें हैं। तो ये सब चीज़ें गवर्नमेंट ने दूर करनी है सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स के तहत। आई होप आई एम वेरी मच क्लियर, यहाँ तक सब क्लियर होगा। कोई भी डाउट्स हैं ज़रूर पूछें। आज की वीडियो आधे घंटे की करेंगे बढ़िया से, लेकिन पॉइंट सब कुछ एकदम पानी की तरह क्लियर होंगे। आगे चलते हैं, गांधीयन प्रिंसिपल्स 40 नंबर, सीक पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इन द गवर्नेंस ऑफ कंट्री, ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत। अब काम काज मिला भाई, तो पंचायत की बात करें कि और भी बहुत मसले हैं, ठीक है, सुलझाने के लिए। तो आपकी पंचायत को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, गांव में पंचायतें बना सकते हैं, ताकि लोगों की पार्टिसिपेशन हो और लोकल लेवल पे गांव के मसले गांव में हल हो सकें। 43 नंबर आता है इसमें, सिक्योर फॉर द वर्कर्स लिविंग वेज, प्रॉपर कंडीशंस ऑफ द वर्क एंड एंश्योरिंग अ डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, ये ऑलरेडी कर चुके हैं हम। 43B, प्रमोशन ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ संगठन बना सकते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ गांव में बने, ताकि एडमिनिस्ट्रेशन, लोकल चीज़ें, जैसे आप गांव में देखते हैं कि लोग उसके मेंबर बने हैं, कोई दूध इकट्ठा करने के लिए कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं, ठीक है, लोगों को एक दूसरे को पैसा उधार देने के लिए, इन चीज़ों के लिए कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बनी हैं, उनका प्रमोशन हो, लोग उसमें भागीदारी दें, गवर्नमेंट की कम से कम इंटरफेरेंस के द्वारा वहाँ पे लोकल इकॉनमी और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन चलता रहे। 46 नंबर है, promote the education and economic interest of the weaker section, protect social injustice and exploitation। देखिए, जो आपके SC ST भाई हैं, पिछड़ा वर्ग है समाज का, कमज़ोर पक्ष है, उनको आप सहयोग दें, सरकार उनके लिए उनके एजुकेशन और इकोनॉमिक इंटरेस्ट, आर्थिक जो भी उनके हित हैं उनकी रक्षा करे, ठीक है, और उनको कोई भी सोशल किसी प्रकार का अन्याय से बचाएं, एक्सप्लोटेशन से बचाएं, ये सरकार की ड्यूटी है। 47 नंबर है, रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन, स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, स्टैंडर्ड ऑफ पब्लिक हेल्थ। पब्लिक हेल्थ भी अच्छे से हो, जितनी सैनिटेशन, इसलिए गवर्नमेंट ने बोला हर घर शौचालय, उसके लिए 5-5 हज़ार रुपये दिए भाई गवर्नमेंट ने, ये बताने के लिए कि खुले में जाके शौच मत करें। अगर शौच करके आएँ, गाँव में ट्रेंड भी है खेतों में जाके, तो उसको ढक के आएँ शौच करके। ये बड़ी बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो आम आदमी को वैसे ही चाहिए, इसके लिए कोई हाई डिग्री नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट ने ये सब किया और गवर्नमेंट कर रही है, तो ये आपके वेलफेयर स्टेट का एक हिस्सा है। तो पब्लिक हेल्थ उससे अच्छी रहेगी, सैनिटाइजेशन जितनी अच्छी होगी, हाइजीन जितना अच्छा होगा आसपास आपका वातावरण, तो आप उतनी अच्छी इन्वायरमेंट में आप रहेंगे और डेवलप होंगे, बीमारियों से बचे रहेंगे। 48 नंबर है, ऑर्गेनाइज एनिमल हस्बेंड्री ऑन दी मॉडर्न एंड साइंटिफिक बेसिस, कि जो एनिमल हस्बेंड्री का मतलब पशुपालन, उसका संगठन किया जाए, उसको सही से ऑर्गेनाइज किया जाए, उनको बढ़ावा दिया जाए, क्योंकि गांव की रूरल इकॉनमी का एक मेजर स्तंभ है। खेती बाड़ी के अलावा अगर कुछ है तो वो पशुपालन, जो आप आराम से आके जो पैकेट लेके आते हैं, डिलाइट कंपनी की कभी ऐड आ रही है, कभी किसी की आ रही है, हर एक स्टेट के अंदर जो आपको घरों में बैठे दूध पहुंचता है, वो सारा का सारा आपके रूरल भाई हैं, जो सुबह 3 बजे 4 बजे उठ के, ठीक है, उन पशुओं को संभालते हैं, उनकी केयर करते हैं। जैसे शहरों में पेट को, डॉग को रखते हैं, वैसे ही भाई पशुधन में हरियाणा है, MP है, पंजाब भी है, राजस्थान है, तो ये जो स्टेट्स हैं, UP है भाई, बहुत मेहनत से इनको रखते हैं, बहुत हार्ड वर्क लगता है, तब आपके पास वो दूध पहुंचता है। उसके बाद है प्रोहिबिट द स्लोटर ऑफ काउज।
जो स्लोटर ऑफ काउस की गौ रक्षा की जाए। आप सब जानते होंगे, बीजेपी गवर्नमेंट ने तो इस चीज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा किया कि गौ रक्षा की हिंदू हमारे धर्म में गऊ को हम माता मानते हैं, तो उसकी प्रोटेक्शन की जाए हमारे भारत देश में। उसके बाद है लिबरल प्रिंसिपल्स और इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स। ये देखे हैं आर्टिकल 44। यूनिफॉर्म सिविल कोड जैसा मैंने बताया था पुरानी वीडियोस में भी, कि जो देखिए जैसे जो क्रिमिनल लॉज हैं वो सबके लिए सेम है, लेकिन सोशल मसलों को सुलझाने के लिए वो लॉ सबके लिए सेम नहीं है। फॉर एग्जांपल था, आप शादी की बात कर लें, सब मेल फीमेल, चाहे वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी धर्म के हों, सबके लिए एक कोड हो जाए, क्योंकि वो सिविल का एक कॉमन प्लेटफॉर्म हो गया लाइफ का, शादी। तो शादी के बाद जो भी मसले आ रहे हैं, चाहे कोई डाइवोर्स का मसला आ गया या कोई घरेलू कोई डोमेस्टिक वायलेंस है, उसके लिए कोई लॉज हैं, तो वो सब सेम हो। जैसे क्योंकि आपने देखा होगा 2019 आई थिंक 2017-18 एग्जैक्ट मुझे साल नहीं याद आ रहा, ट्रिपल तलाक का जो मुद्दा आया था, मैंने पुरानी वीडियोस में एग्जांपल भी दी है आर्टिकल्स वाले चैप्टर में, दोबारा से शॉर्ट में फिर बता देता हूँ कि भाई आप एक लेडी के एंगल से देखें, किसी धर्म पर्टिकुलर की बात ना करें। मेरे मुस्लिम स्टूडेंट्स भी हैं, मेरे दोस्त भी हैं, तो हम किसी पर्टिकुलर धर्म की बात नहीं कर रहे। आप एक नॉर्मल एक ह्यूमन बीइंग के तौर पे लेडी की तरफ से देखें कि जब एक लेडी अपना घर बार छोड़ के सब कुछ आती है, उसने वहाँ पे अपनी फैमिली बना ली, बच्चे हो गए, और सडनली मेल को गुस्सा आया और गुस्से में उसने ताव में 3 बार तलाक बोल दिया। गुस्सा आना जाना, फिर से नॉर्मल होना, फिर से पैचअप होना, ये भाई नॉर्मल किस्से हैं, हर स्टेज की लाइफ में ये चलते हैं। लेकिन उसमें 3 बार तलाक बोल दिया और लेडी की लाइफ स्पॉइल्ड। तो ऐसे में लेडी को लगेगा कि क्या मेरा यहाँ पे इस कम्युनिटी में लेडी होके पैदा होना, ये तो मैंने गुनाह कर लिया। उसके एंगल से देखें, धर्म क्या कहता है मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, क्या गलत ठीक हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। तो उसके एंगल से देखें तो ऐसे में एज अ ह्यूमन बीइंग उसको जस्टिस मिलना चाहिए, कि ताकि वो भी प्रॉपर अपने फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करते हुए कोर्ट में जा सके। तो इसलिए यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया गया है, और गवर्नमेंट इसको स्ट्रिक्टली अमेंडमेंट करके प्रॉपर इंप्लीमेंट करना चाहती है बेहतर ढंग से, ताकि देश एक जैसा हो सबके लिए। आर्टिकल 45 फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन। जो 14 साल से कम बच्चे हैं उनके लिए, 6 से 14 साल के बच्चों के लिए फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, हमने ऑलरेडी बात की है। आर्टिकल 48 ऑर्गेनाइज द एनिमल हस्बेंड्री ऑन द मॉडर्न साइंटिफिक, ये हमने बात कर ली, स्लॉटर ऑफ काउ रोकनी चाहिए। ये लिबरल प्रिंसिपल्स में है कुछ, और कुछ कॉमनली लाई करते हैं उसमें। आर्टिकल 48A कि इन्वायरमेंट को बचाया जाए, इम्प्रूव किया जाए, सेफ गार्ड ऑफ द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ ऑफ द कंट्री। जो देश का जो वाइल्ड लाइफ है, जंगल है, जनजीवन है, उसको भी उसका संरक्षण किया जाए। आर्टिकल 49 प्रोटेक्ट मॉन्यूमेंट्स प्लस द प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। जो देश की धरोहर है, जो पुरानी बिल्डिंग्स हैं, मॉन्यूमेंट्स हैं, तो उनको भाई सेव किया जाए। जो हमारे पुराने मंदिर हैं कहीं पे, जैसे चाहे ताजमहल है, ऐसी जो भी बिल्डिंग्स हैं, हेरिटेज है हमारा, जैसे खजुराहो के जो टेम्पल्स हैं कितने फेमस हैं, तो ये सारी चीज़ें हम प्रोटेक्ट करें। आर्टिकल नंबर, उसके बाद एक सेपरेशन ऑफ जुडिशरी दी गई है, ये आर्टिकल 50 में आता है, मैं वैसे बता दूं यहाँ नहीं दिया गया है। सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव, आप नोट कर लें कि जुडिशरी एग्जीक्यूटिव से सेपरेट हो, मतलब जो कानून बना रहा है, एग्जीक्यूट कर रहा है, तो जुडिशरी उससे अलग होगी तो उसको रिव्यू कर पाएगी। नहीं तो वो कहते हैं ना कि एक देसी कहावत है भाई हरियाणा की, कुत्ती चोर गिले हड़गी। तो जिसने चोरी की, ठीक है, और डॉग का काम क्या था, चोर को भौंकना। अब दोनों अगर एक साथ मिल गए तो भौंकेगा कौन, तो उसको प्रोटेक्ट कौन करेगा, रक्षक का काम कौन करेगा। अगर रक्षक ही भक्षक बन जाए, वैसे लगा लीजिए, रक्षक का काम है प्रोटेक्ट करना, उनसे अलग रहना, इमोशनली इन्वॉल्व ना हो, ठीक है। तो चोर और गार्ड दोनों मिल जाएं, तो यहाँ पे मतलब ये नहीं है कि एग्जीक्यूटिव चोर है। पॉइंट यहाँ पे कंसर्न ये है कि अगर एग्जीक्यूटिव ने जो भी पॉलिसी बनाई है, अगर उसकी इंटेंशन सही नहीं है, तो जुडिशरी उसको क्रॉस चेक करके ठीक कर सके। यहाँ पे पॉइंट ये है। आर्टिकल नंबर 51 प्रोमोट इंटरनेशनल पीस सिक्योरिटी, कि हम इंटरनेशनल पीस सिक्योरिटी करें, हमारे आसपास के जो रिलेशंस हैं हमारी आसपास की कंट्रीज़ के साथ वो बेहतर रखें। मेंटेन गुड रिलेशंस विद द डिफरेंट स्टेट्स एंड रिस्पेक्ट द इंटरनेशनल ट्रीटीज़, जो भी हमारी संधि हैं, ट्रीटीज़ हैं, हमने एग्रीमेंट साइन किए हैं, उसकी हम रिस्पेक्ट करें। और सेटल डिस्प्यूट बाय आर्बिट्रेशन, और कोई भी मसला है समझौते के द्वारा, आर्बिट्रेशन के द्वारा बीच बचाव करके, बिचौलिया डाल के कोई, तब उसको हल कर लें। तो ये हुआ यहाँ तक सारा क्लियर। वैसे तो डिटेल में चैप्टर इन्हीं से क्लियर हो लिया, फिर भी अगले 5 मिनट में, 7 मिनट में और ये बेहतर ढंग से क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे भी एक बार क्विकली हिंगा मार लें दोस्तों।
ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द विलेज पंचायत आर्टिकल 40 में आया। राइट टू वर्क टू एजुकेशन पब्लिक असिस्टेंस इन सर्टन केसेस, ठीक है, कि कुछ केसेस में असिस्टेंस को मिले, 41 नंबर में है। पार्टिसिपेशन ऑफ द वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ द इंडस्ट्रीज, जैसा मैंने बताया कि वर्कर्स की पार्टिसिपेशन हो, वो 43A के अंदर आता है। प्रमोशन ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, पहले समझ लीजिए वर्कर्स की पार्टिसिपेशन होगी तो अब वो और एम्पावर्ड हैं और वो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बना सकते हैं, ऐसा याद रहेगा 43A 43B। और इसकी भी पूरी की एक ट्रिक बना के कैसे आप ये सारे आर्टिकल्स एक अच्छे ढंग से स्टोरी से याद कर लें, वो नेक्स्ट वीडियो की स्टार्टिंग में डाल दूंगा मैं। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर द सिटीजन्स आर्टिकल 44 अभी पढ़ा आपने, 4 याद रहेगा यूनिफॉर्म सिविल कोड, कि इधर वाला 4 सेम उधर वाला 4 सेम, दोनों भाई सेम यूनिफॉर्म सिविल कोड। प्रोविजन ऑफ द अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन टू द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 6 years 45 के अंदर आ गया, बच्चों की एजुकेशन और देख रेख। प्रमोशन ऑफ द एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ द शेड्यूल कास्ट, एजुकेशन इकोनॉमिक इंटरेस्ट, ये सारी मैंने बात कर ली। SC ST हमारे भाई हैं जो वीकर सेक्शन है, आर्टिकल 40 के तहत उनके हितों की रक्षा की जाए। इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू रेज द लेवल ऑफ द न्यूट्रिशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड टू इंप्रूव द पब्लिक हेल्थ। स्टेट की ड्यूटी है भाई लेवल ऑफ न्यूट्रिशन अच्छा बढ़ाए, ताकि जो भी देखिए आटा दाल वगैरह स्कीम के तहत जैसा भी राशन पहुँचता है वो अच्छी क्वालिटी का हो, न्यूट्रिशन सही से मिले और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लोगों का इंप्रूव हो, बेसिक फैसिलिटीज़ जो हैं वो सही ढंग से मिले उन्हें, और पब्लिक की हेल्थ इंप्रूव हो। 47 नंबर आर्टिकल में ये सब दिया गया है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द एग्रीकल्चर एंड द एनिमल हस्बेंड्री, ये सारी चीज़ें दी गई हैं कि खेती बाड़ी कृषि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, 70% आबादी हमारी गांव में रहती है। एनिमल हस्बेंड्री, तो इन सब की प्रोटेक्शन करनी, मतलब पूरी रूरल इकोनॉमी को अगर आपने मेंटेन किया सही ढंग से तो अर्बन इकोनॉमी अपने आप मेंटेन हो जाएगी, एक क्योंकि एक मोटा चंक है, रोज़ का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है लोगों का, ईज़ है लाइफ की, वो वहाँ से आती है। सही अनाज पहुँचेगा, गाँव में उगेगा सही से, तो वही अनाज शहर में भी लोग खाएँगे, उनकी हेल्थ वैसे ही इम्पैक्ट होगी। अगर सही दूध वहाँ पर पैदा होगा बिना ऑक्सीटॉक्सिन के इंजेक्शंस के बिना, और सरकार से सही सहायता मिलेगी, सही लोगों में अवेयरनेस आएगी, तो शहर के लोग भी इम्पैक्ट होंगे। तो इसीलिए जब आपको कोई रूरल लोग मिले तो आप अपना इतना स्वैग मत दिखाएं कि इंग्लिश बोलने वाले हम एजुकेटेड हैं और देसी भाषा कोई भी भारत की बोली है भाषा है वो बोलने वाले वो अनपढ़ हैं, गंवार हैं। भाई उनके थ्रू ही आपको ये जो प्रिविलेज मिल रहे हैं, हम उनकी कॉस्ट पे ये चीज़ें ले रहे हैं हम। उसके बाद है, और अगर आपका कुछ ओपिनियन डिफरेंट है तो ज़रूर बताएं, और मेरे ग्रामीण वाले भाई भी बताएं कि भाई मैं सही कह रहा हूं कि गलत कह रहा हूं। कमेंट ज़रूर दें, तब मुझे पता लगेगा मेरा इतना जोर लगा हुआ कुछ काम भी आया कि नहीं आया। उसके बाद है आर्टिकल 48A प्रोवाइड्स फॉर द प्रोटेक्शन एंड इंप्रूवमेंट एंड सेफ गार्डिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, कि भाई 48A है प्रोटेक्ट करते हैं इन्वायरमेंट को और जो भी सेफ गार्ड है फॉरेस्ट लाइफ के, जनजीवन के। और 49 जो है, जैसा मैंने बताया, मॉन्यूमेंट्स को प्रोटेक्ट करना, जो भी राष्ट्रीय धरोहर है भाई उसका सम्मान करें, ध्यान रखें। जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव से अलग करना 50 में। प्रमोशन ऑफ द इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी 51 में। तो ये था देखिए DPSP, एक आधे घंटे 30 मिनट, मुझे लग रहा है आपकी किसी वेब सीरीज़ का एक एपिसोड खत्म हुआ उससे पहले हमारा DPSP बहुत बढ़िया से डिटेल में हमने सारा कवर कर लिया। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि भाई गवर्नमेंट क्या कर सकती है, कि अगर वो पानी आपको नहीं देती है उन पौधों को, जो वीडियो आपने देखी थी दोबारा दिखा दूं एक बार मैं अब, और यहाँ पे करेंगे फिर एंडिंग। ये देखिए, अब बताइए सरकार के पास अगर पानी है और फिर भी नहीं दे रही तो कोई बात नहीं, ठीक है, आपके पास धरना लगाते हैं, आप पीसफुली प्रोटेस्ट कर सकते हैं, हर एक का एक हायरार्की चैनल बना है, कंप्लेंट्स कर सकते हैं। फिर उसके बाद अगर कोर्ट नहीं जा सकते तो नेक्स्ट ईयर का कोई बात नहीं, 5 साल निकाल लो, अगली बार देख लेंगे। तो 5 साल के बाद जब आए दोबारा से नेताजी ऐसे करते हुए, ठीक है, वोट मत देना, मैं कहता हूँ भाग के अगली बार देंगे, सारे पौधों को पानी का खाद भी देंगे, ठीक है। सो दोस्तों, ये था डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी की जो दिशा निर्देश, और कैसा लगा, और ये ऊपर अब आपके लिए मैं उम्मीद करता हूँ हम सब के लिए ऐसा ही एक वेलफेयर स्टेट सबके लिए बनेगा, सब हम सारे ऐसे खुशी से खड़े होंगे और देश को आगे बढ़ाने में हम भी अपना सहयोग देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो।